हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके जो अभिभावक हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो जैसा कि एक नया सिलेबस जो ऐड हुआ है, टॉपिक क्या है, ईबीएस, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसको हम लोग अच्छे से इसमें देख रहे हैं। एक मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों का आज मैं करवाने चल रहा हूं। और इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में मिलते जुलते हो, मतलब एग्जाम से उससे रिलेट करता हो, इसे आप अच्छे से जब एग्जाम हॉल में बैठे तो अच्छे से टेकल कर सकें। तो आइए हम देखते हैं आपका एग्जाम जो है कब होने वाला है। भाई साहब, आपका एग्जाम जो है 28 नवंबर को होगा। ये डेट आप लोगों की घोषित कर दी गई है। बाकी हो सकता है कि इधर 2-4-10 दिन आगे पीछे, आगे तो नहीं होगा और मतलब पीछे तो नहीं होगा, लेकिन और आगे मतलब ये दिसंबर तक जा सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि 99% चांस है कि आपका 28 नवंबर को ही आपका ये पेपर करवाया जाएगा। और आपका जो नया सिलेबस आया हुआ उसमें आपका 4 टॉपिक जोड़ा गया है। मैं टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक का ये प्रश्न है, और उससे मैं आपको आपका एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे। आपका टोटल 4 टॉपिक है, तो मतलब एक टॉपिक से आपका 5 क्वेश्चन बनेगा। तो हर टॉपिक से मैं 5-5 क्वेश्चन लिया हूं जो करवा रहा हूं, और ये आपके बहुत ही कामगार का चीज है और आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो इसको आप तन्मयता के साथ बढ़िया से ध्यान पूर्वक अच्छे से लगाइएगा, करिएगा, समझिएगा, रटने का प्रयास मत करिएगा। क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन उठाऊंगा उसका एक फ्रेम तैयार करूंगा, उसको आपको अच्छे समझाऊंगा। और आप पेड कोर्स में आइए, जो मेरा कोर्स चल रहा है उसमें तो आपको एकदम पूरा एकदम से मक्खन तरह आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8005257808, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम आईडी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न तरफ। पहला प्रश्न क्या है, ये आज का मॉडल सेट नंबर 3 है। 2 सेट आपका हो चुका है, ये तीसरा सेट आज स्टार्ट है। तो तीसरे सेट में क्या हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4 पार्ट आएगा। पहला पार्ट क्या है आपका, भागिक प्राकृतिक दुनिया, मतलब द नेचुरल वर्ल्ड। ये आपका पहला टॉपिक है, पहला मतलब कि एक टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका मैं 5 क्वेश्चन लिया हूं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जल चक्र वाटर साइकिल, आप लोगों को अच्छे तो दिख रहा होगा ना। हाँ ठीक, जल चक्र वाटर साइकिल के दौरान जब जल वाष्प ठंडी होकर पानी की बूंद में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैं आपको बताया था, जैसे मान लो ये नदी नाला है, तालाब है, कुछ भी है, तो यहाँ पानी है, तो क्या होता है, पानी गर्म होता है, फिर क्या होता है, जलवाष्प होता है। जलवाष्प जब ये ऊपर उठता है, क्या ना, जलवाष्प ऊपर जाके क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होता है तो क्या होता है, मैंने क्या होता है, यहाँ पर ये वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ, और यहाँ क्या हुआ, संघनन हो गया। ये तो बताया फिर ना। फिर संघनन होने के बाद फिर क्या होता है, फिर आपका फिर वो फिर बारिश के रूप, बारिश का रूप फिर से ले लेता है। तो क्या होता है आपका, ऊपर वही पूछा ना कि जलवाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहां जाकर क्या हुआ, पानी की बूंद में बदल गई, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। बस आपका उत्तर ही होता है। इसके क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर वाष्पीकरण क्या होता है, ये होता है वाष्पीकरण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा। अच्छा, ये प्राकृतिक आपदा होती क्या है। आपदा 2 प्रकार की होती है, एक कोई भी चीज 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। कृत्रिम उसे कहते हैं जो मानव खुद से बनाया गया है। जैसे ये क्या है, ये कृत्रिम है ना, ठीक है, लेकिन ये शरीर क्या है, प्राकृतिक है। ये कपड़ा क्या है, कृत्रिम है। ये बोर्ड क्या है, कृत्रिम है। तो जो चीज मानव खुद बनाता है वो क्या होता है, वो कृत्रिम होता है, मानव द्वारा। आइए लिखते हैं, इधर हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, कृत्रिम, और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक ना। कृत्रिम और प्राकृतिक होता क्या है, समझिए। जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता हो, जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता हो, निर्मित किया जाता हो। ठीक है, ये क्या होता है, एक कृत्रिम होता है। और प्राकृतिक क्या होता है, जो स्वयं से निर्मित हो।
जो स्वयं से निर्मित हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, वो कृत्रिम होता है। तो क्या कहता है ये, एक प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है ना, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आप लोग बताइए, जो खुद से ना होता हो, जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता हो, वो कौन सी होती है, जैसे कि भूकंप, भूकंप एक प्रकार कृत्रिम आपदा है, सॉरी प्राकृतिक आपदा है। क्यों, क्योंकि किसी इंसान की इतनी बड़ी दम है या कोई ऐसा चीज है जो पृथ्वी को पूरा हिला दे, वो खुद ही ईश्वर नहीं, ईश्वर ही हिला सकता है। या फिर जो नेचर, जो इस पूरी दुनिया संसार चल रही है, जो जिस शक्ति द्वारा, उसी शक्ति से ये हिल सकती है। बाढ़, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा ही है। लेकिन और ये जंगल में आग, जंगल में जो खुद, क्या कोई जंगल में आग लगाने जाता नहीं, क्या होता है, वृक्ष आपस में घर्षण करते हैं, वहां चिंगारी निकलती है। या और भी कोई इतनी गर्मी पड़ रही है कि पत्तियां आपस में फिसल के उसमें से घर्षण पैदा हो गया, ज्यादा गर्म पत्तियां जलने लगी, पत्तियां बहुत ज्यादा सूखी हैं, तो इस प्रकार से जंगल में आग लगती है, खुद द्वारा लगती है, कोई लगाने नहीं जाता है। लेकिन जो सड़क दुर्घटना होती है, अब सड़क दुर्घटना कैसे होगी, जैसे हम बाइक से जा रहे हैं, किसे बाइक से जा रहे हैं, बाइक किसके अंदर, इंसान द्वारा निर्मित है ना, लेकिन आके हमको मारा कौन, सामने से कोई आके ठोका है, तो कौन है वो, एक इंसान ही तुम्हारा है, एक गाड़ी ही तुम्हारी है, जो कृत्रिम आपदा, इसलिए इसको कृत्रिम आपदा में हम शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ये अगला प्रश्न, पर ये क्या कह रहा प्रश्न, कह रहा पहाड़ी और अत्यधिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घरों की छतें ढलवा, ढलवा समझ रहे हैं ना, ढलवा बनाई जाती है। जैसे ये आपका रहा, इस प्रकार की छतें, ये आपका घर है, मैं घर बना देता हूं, ये आपका घर हो गया ना, यहां दरवाजा मैंने लगा दिया, यहां मैंने खिड़की लगा दी, ठीक। तो इस प्रकार का जो घर बनाया जाता है, वो कहाँ बनाया जाता है, पूछ रहा है कि ढलवा छतें कहाँ बनाई जाती हैं। मिट्टी के घर पर, मिट्टी घर पे आप लोगों ने खपड़ेल देखा होगा मिट्टी घर पे, लेकिन वो भी ऐसे ऐसे बनता है ना, मान लो ये आपका गेट हो गया यहाँ से, ऐसे मैंने तो ऐसे ही देखा है भाई साहब, ऐसे 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 घर बनते हैं, ये आपका यहाँ ऐसे 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 यहाँ पर एक कपड़ा लगाया जाता है। तो ये खपड़ेल वाला मिट्टी के घर पे तो नहीं होता। इग्लू जो होता है, इग्लू, इग्लू किसी बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। तो कह रहा है कि ढलवा बनाए, तो इग्लू जो होता है इसकी ढलवा बनाई जाती है, जिससे बर्फ अगर पड़े इन घरों पर तो क्या होता है, जिससे बर्फ पिघल के नीचे चली जाए, तो इस प्रकार से ये इग्लू होता है, ठीक है। इग्लू का जो घर होता है, ठीक, लाइट चली गई थी थोड़ा, देखिए फिर मैं क्या बता रहा था, इग्लू के घर कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे मतलब ऐसे गोल बनाए थे, जिससे अगर उसमें बर्फ पड़े तो नीचे गिर जाए, ठीक है, इसीलिए बनाया, ऊपर एकदम प्लेन रहता है और ऐसे स्लोपदार बनाए जाते हैं इग्लू के घर। इग्लू, बर्फ के घर को इग्लू कहा ही जाता है, इसे कहते हैं। लकड़ी और पत्थर घर बनाएंगे तो फिर भाई तो ऐसा दबेगा, पत्थर बर्फ बहुत भारी होता है, ये सब टूट टाट जाएंगे, और पत्थर के घर जब बनाएंगे जल्दी से गलने का ही नहीं, नाम नहीं लेगा बर्फ। बहुमंजिला इमारतें, बहुमंजिला इमारतों में अगर बर्फ अगर जम गई तो भाई साहब तो चली ही जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुस्थल, ठीक, कौन सा पौधा, कौन सा पौधा मरुस्थल मतलब डेजर्ट में पानी की कमी में भी जीवित रह सकता है। मतलब इसका मेन मोटो ये है कहने का कि ऐसा कौन सा पौधा है जो पानी में भी जीवित रह सकता है, बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। आइए देखते हैं कौन, कमल, कमल तो भाई पानी में ही उगता है, कीचड़ में उगता है, कीचड़ में, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कैक्टस, ठीक, कैक्टस नामक का एक पौधा होता है जिसमें क्या होते हैं, फल निकले होते हैं, मतलब कांटे निकले होते हैं उसकी पत्तियों पे। तो क्या होता है अपने अंदर, और उसके जो अंदर होता है थोड़ा सा जेली टाइप का अंदर में रहता है, तो क्या होता है उसके जो कांटे उसके पानी को बाहर कम फेंकते हैं। तो इस प्रकार से ये कैक्टस जो है वो अपने आप को मेंटेन रखता है, वो रेगिस्तान में भी। आम को भाई अच्छा खासा पानी चाहिए, नहीं तो ये सूख जाता है। गुलाब जो होते हैं जहां जैसे नाली बनी हुई है या कुछ और बना हुआ है वहीं पर लगाए जाते हैं गुलाब को, ठीक है। प्रॉब्लम कहां से आ गई, रुकिए, कुछ बोर्ड में थोड़ा सा गड़बड़ी हो, सही हो गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा, अगला प्रश्न में देखिए, डॉल्फिन और व्हेल ये दोनों क्या है, एक प्रकार की मछलियां हैं, मछलियां नहीं कह सकते, इसको बहुत बड़ा जान लो, वो क्या होते हैं, जानवर होते हैं, कहते हैं मछलियां और व्हेल जैसे जलीय जीव,
सांस लेने के लिए पानी की सतह पर क्यों आते हैं? आप बताइए क्यों आते होंगे, आपके अनुमान से क्या लग रहा है? तैरना सीखने के लिए। अच्छे बताओ, पानी से बाहर आएंगे तो तैरना सीखेंगे, और मछलियों को तैरना सीखना मतलब इनको सीखना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी पानी में ही पैदा होते हैं, तो इसलिए इनका ऑप्शन नहीं होगा। वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेने के लिए, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जल के अंदर तो ऑक्सीजन पाया जाता है, बात सही है, लेकिन उतना मात्रा में नहीं पाया जाता जितना जल के बाहर मिलता है। तो शरीर तो उनका काफी भारी मात्रा में होता है, बहुत भारी होती है, मतलब बताते हैं कई हाथी के वेट के बराबर एक व्हेल की वेट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो ऑक्सीजन लेने के लिए वो पानी से बाहर निकलते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। भोजन की तलाश में उनको भोजन जो है अंदर ही मिलेगा, पानी के अंदर ही इतनी मछलियां मिलती हैं, बड़े बड़े जीव मिलते हैं, सब कुछ रहते हैं। आराम करने के लिए वो पानी में ही आराम करते हैं। ठीक, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के लिए वो जो है बाहर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा। अब आगे हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट हुआ, किसका? नेचुरल जो था, प्राकृतिक संबंधित। अब दूसरा क्या है? मानव शरीर, द ह्यूमन बॉडी। ये दूसरा आपका जिसमें जो आपके सिलेबस में दिया गया है, वो दूसरा टॉपिक क्या है? वो मानव शरीर दिया गया है। अब मानव शरीर से संबंधित में क्या क्या, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे क्या चीज होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी संबंधित मैंने प्रश्न लिया है, क्या है, क्या कह रहा, हमारे शरीर में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण एब्जॉर्प्शन किस अंग में होता है? मुख्य रूप की बात कर रहा है, समझ में आया? अवशोषण तो हमारे शरीर में कई जगह होता है, मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन वो मुख्य रूप से पूछ रहा है, मुख्य रूप से अवशोषण किस अंग में होता है? मुख्य अंग सबसे छोटी आंत में होता है। ठीक है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो ये छोटी आंत में होता है। अच्छा, बड़ी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में जाता है, उनमें जो पोषक तत्व और पानी होता है वो बड़ी आंत में अब्जॉर्ब होता है, उसको करता है। अमाशय पेट क्या होता है? पाचन करता है, इसमें इकट्ठा होता है चीज, ये चीज। और मुख गुहा जिसे कहते हैं माउथ, जिसे आप सबसे पहले हमारा भोजन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? मुख से तो स्टार्ट होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। ये अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, पहले आइए समझते हैं हम रतौंधी क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, यानी रात में कम दिखने की बीमारी होती है, ये हमको बताइए आप। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी क्यों होती है, ये बताइए हमको। रतौंधी जब आदमी दिखते हैं, कई लोग क्या होता है, कहते हैं यार हमको दिख नहीं रहा आज रात, भैया हमको रतियम ना दिखा, हमका जो बाटे कुछ दवाई दे देता, हमका रात में नहीं दिखता है। मतलब उनको उनकी जो सेल्स होती हैं, रॉड्स होती हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं, जो देखने की जो क्षमता होती है कमजोर हो जाती है, तो उनको रात में नहीं दिखता। जिनको रात में, उन्हीं को रतौंधी बोलते हैं। तो वो क्यों, किस विटामिन की कमी होती है? उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, इस कारण से उन्हें रात में नहीं दिखता। और विटामिन ए पाया किसमें किसमें जाता है? जैसे आपका गाजर हो गया, इस जो लाल जैसे सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, ये सब चीजें, इसमें हमें विटामिन ए, सेब हो गया, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। ये ज्यादातर बेरी रोग किसमें होता है? ये छोटे बच्चों की में होता है बेरी रोग। ठीक। अच्छा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग देखते होंगे, आपके मसूड़ों में दर्द होने लगता है, कभी कभी सूजन आ जाती है, तो ये सब चीज दर्द होता है, तो विटामिन सी। और विटामिन सी पाया किसमें जाता है? जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आपका आंवला हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, ये सब चीजों, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में जो है विटामिन सी पाया जाता। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग। आप सूखे होंगे, क्या होता है? बच्चों का पेट निकल आता है, पैर हाथ पैर उनके सूख जाते हैं, पतले पतले से होते हैं, तो उसे सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलता किसमें है? जब आप जैसे क्या बोलते हैं, मछली हो गई, सबसे ज्यादा मतलब कि जो फ्री का होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है नहीं, उसमें जो होता है मॉर्निंग में, उसमें आपका जो है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मनुष्य का श्वसन तंत्र जान रहे हैं ना, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हवा से किस गैस को सोखता है? अच्छा बताइए, तो नॉर्मल चीज है ना, आप कौन सी हवा ले रहे हो? बताओ क्या ले रहे हो? जो अंदर
तुम्हारे मुंह के अंदर जो जा रहा, शरीर में जा रहा, वो क्या ले रहे हो और बाहर निकालते हैं। हम क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं ये तो हर किसी को पता है। हमारे चारों तरफ क्या है, इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो इंसान जो होता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। ठीक है, और पौधे एकदम अपोजिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ये होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाए सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा सक्रिय और जो होता है हल्की गैस होती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका नाम CO2 होता है, ठीक, जो कि पौधे छोड़ते हैं और पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, उनका भोजन बनाते हैं अपने। ओजोन एक परत होती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है मानव के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, चींटियों को रास्ता मिल जाता है या उनके किस अंग या शक्ति सुपर सेंस के कारण होता है। अब बताइए हमको। आप बात मैंने इस पिछले जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया था, इसलिए मैं इसमें शामिल किया हूं इसको। तो उसमें मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था ना कि चींटियां जब चलती हैं, आप लोग देखते होंगे, मैंने बताया था चींटियां ऐसे 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 चलती है ना, फिर क्या होता है, ऐसे कोई पेन रख दो कोई तो अपना रास्ता बदल देती है ना, ऐसे 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 रास्ता बदल देती है ना। सारी चींटियां पहले ऐसे ऐसे जा रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ सामने पड़ गया कुछ सामने किया, तो एक चींटी अगर इधर मुड़ गई तो सारी इधर मुड़ जाती। क्यों मुड़ती है, क्या रीजन है उसका, कभी जानते हो आप लोग क्यों मुड़ती हैं? उनके अंदर जो होता है एक गैस छोड़ती है। कौन सा, वो उस गैस का क्या नाम है, फेरोमोन है। क्या नाम है उसका, फेरोमोन। लिख देता हूं मैं, फेरोमोन। पिछली क्लास में मैंने इसको आपका होमवर्क दिया था। फेरोमोन नाम का एक गैस होता है जो छोड़ती हैं और उसी गैस को सूंघते हुए उनके पीछे पीछे चींटियां आती हैं। तो क्या होता है, वो सूंघने की संधि मतलब शक्ति जो होती है, गंध की शक्ति जो होती है अधिक होती है, इस वजह से वो सारी चीजें उनके पीछे आ जाती हैं। देखने की शक्ति ऐसा कुछ नहीं है, सूंघने सुनने की शक्ति सुनती ही नहीं है वो, और स्वाद लेने की शक्ति स्वाद लेने से कोई नहीं, मतलब सूंघने की शक्ति उनको गंध से, उस जो फेरोमोन नामक जो गैस छोड़ती हैं चींटियां, उसके गंध से वो उसके पीछे 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 वो चली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आज का 10वां प्रश्न। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, बताइए। मलेरिया, आप लोग सुनते हैं भैया मलेरिया होगा, फलेरिया हो गई है, तो मलेरिया एक मादा एनोफिलीज नामक एक मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज, जेट्स नहीं, मादा, जो मादा होती हैं उन्हीं के काटने से जो होता है वो क्या होता है, आपको मलेरिया होता है। घरेलू मक्खी से कुछ नहीं होता है। कुत्ता के अंदर रेबीज पाया जाता है जो खतरनाक होता है। चूहा के अंदर भी हल्की हल्की रेबीज पाई जाती है, लेकिन इनके काटने से कुछ खास होता नहीं है। हाँ, एक बहुत जो एक बार बहुत पहले जो एक बीमारी फैली हुई थी, उसका क्या नाम था, जो चूहे से फैलती होती है, प्लेग नामक बीमारी, वो चूहे की वजह से फैली हुई थी। लेकिन यहाँ आपका मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अब 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, 10 क्वेश्चन। अब 2 टॉपिक और बचा हुआ है। इसमें क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, आप दैनिक जीवन में विज्ञान का कहां कहां प्रयोग करते हो, ये सारी चीजें आपका दी गई है। जो आप देखते हो, आप खाते हो, आप पहनते हो, सब कुछ दैनिक जीवन में, हम कपड़ा पहन रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीजें दैनिक जीवन में आपके अंतर्गत आती हैं। तो दैनिक जीवन के में क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है, क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कच्चे आमों को, जो कच्चा आम है ना, इसमें आम का सीजन चल रहा है ना, आम चल रहा है ना, खत्म हो गया, अच्छा कच्चा पक्का आम आ गया ना, हाँ ठीक। तो कच्चे आमों को साल भर सुरक्षित रखने और खाने के लिए, देखते होंगे आप, कच्चा आम का सीजन चला गया, लेकिन क्या होता है, कच्चा आम को क्या करते हैं हम लोग, लेकिन उसको साल भर खाते हैं। कैसे खाते हैं, उस तरह तो रख के सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा ना, तो क्या होता है, तो उसको हम लोग रख लेते हैं कहीं, कैसे कैसे रखते हैं, इसको खराब ना हो। तो सबसे अच्छा संरक्षण और क्या होता है, प्रिजर्वेशन विधि कौन सी है, तो क्या कहते हैं, उन्हें पानी में उबालते हैं। किसी घर में देखा है कि पानी में उबाल कर आम रखने में बहुत मुश्किल चला हो, नहीं होता है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका अचार बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर भी सही होता है, सबके घर में अचार बनता है ना, तो अचार बनाते हैं। अच्छा, अचार से सुरक्षित क्यों रहता है, आपको मालूम है अचार में क्या क्या पड़ता है, नमक पड़ता है, मसाला पड़ता है, तेल पड़ता है ना। तो जो नमक होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है पानी को। जो आम होता है उसमें जब नमक पड़ेगा उसको पानी सोख लेगा। और अचार में क्या पड़ता है, तेल पड़ता है। तेल क्या होता है, उसको फंगस नहीं लगने देता है, उसको बिल्कुल सुरक्षित रखता है आम को। तो इस प्रकार ये 2 चीजें जो पड़ती हैं उसमें आम को सुरक्षित रखती हैं,
इसलिए अचार बना के उसका रखा जाता है। उन्हें धूप में सूखा खुला छोड़ना, धूप में खुला छोड़ दो तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, किसी काम नहीं। उन्हें कागज में लपेटने, कागज में कब तक लपेटोगे, अब वो लगेगा, फंगस लगेगा, खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण लेने से क्या होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वायु में ऐसा मतलब अपशिष्ट पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। तो पेड़ लगाओगे तो भाई तो वायु प्रदूषण नहीं हो, वायु जो है और स्वच्छ हो जाएगी। जितना पेड़ लगाओ उतना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा पेड़, जब ऑक्सीजन छोड़ेगा तो वातावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। ये नहीं होगा, जो वाहनों, कारखानों और हमारे घर से जो निकलने वाले जो धुएं होते हैं, इनकी ही वजह से जो है वायु प्रदूषण होता है। वर्षा का जल नहीं, सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा भी माना जाता है। क्या कहा जाता है, सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा, ये जो होता है स्वच्छ ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सौर ऊर्जा को, क्योंकि इसमें ना तो धुआं निकलता, ना तो कोई कार्बन निकलता, कुछ नहीं होता, नॉर्मल एक प्लेट लगी होती है, सूर्य किरणों से वो सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्षा के जल को भविष्य में उपयोग करने के लिए, इसमें बारिश हो रही है ना, तो बारिश के पानी को अगर हम चाहते हैं कि, जैसे अभी मैंने आम को बताया, आम का सीजन चला गया लेकिन हम पूरी साल भर आम खाते हैं, क्यों, कैसे, अचार बना के रख देते हैं। वैसे अभी बारिश हो रही है, अगर हम चाहें कि बारिश के पानी का हम, बारिश का मौसम चला जाए, उसके बावजूद भी हम उसका प्रयोग करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उसमें जल चक्र मैंने बताया ना, जल का वाष्पित होकर ऊपर जाना, संग्रहण होकर फिर बारिश हो जाना, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, जल चक्र होती है। भूजल दोहन करोगे और आपको नुकसान होगा, उतना ही पानी, इसी कहते हैं पानी का उतना ही प्रयोग करो जितना आपको जरूरत है, क्योंकि पानी जितना कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं, मैं कह सकता हूँ। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, एक जीवित प्राणी के लिए पानी सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसलिए आप उसकी कीमत को समझिए, जितना आपको जरूरत हो उतना ही उसका यूज करिए, बाकी बर्बाद मत करिए। और वर्षा जल संचयन, इसको क्या कहते हैं, वर्षा जल संचयन कहते हैं। पानी को, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। जल का वाष्पीकरण मैंने बताया, वाष्पित, ये जब प्रक्रिया मतलब यहाँ से वाष्पित होती है तो उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, मृदा अपरदन, जो मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटना, और सॉइल इरोजन, सॉइल मिट्टी का बहना या उड़ना को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। आप देखते होंगे कि जिसे जहां ढलान रहती है वहां की मिट्टी कटने लगती है ना, तो जब मिट्टी कटती है, अगर हम चाहें कि वो मिट्टी रुक जाए, ना कटे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बताओ। ऑप्शन का आधार देखें, वनों की कटाई, अगर आप वन काट देंगे क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं या घास होती है, उनकी जो जड़ें होती है मिट्टियों को मतलब ऐसे जकड़ के रखती हैं। जैसे मेरी उंगली है, एक उंगली कोई तोड़ना चाहेगा टूट जाएगा, लेकिन जब पांचों आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे ऐसे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा ना। तो इसी वजह से जब मिट्टियां होती हैं, मिट्टियां ऐसे 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 जब एकदम जुड़ जाती हैं, तो वो क्या होता है, एकदम आपस में जुड़ गई, तो मिट्टियों को मतलब कितना भी बारिश हो तो वो चीज नहीं होता है उसमें, समझ में आया। तो वनों की कटाई कर देंगे तो मिट्टी का, जाहिर सी बात है, वो अपरदन होगा। अत्यधिक प्रक्षरण, जब पशु जो पशु होते हैं अगर वो चल लेंगे मिट्टी को तो क्या होगा बताइए आप हमको, तो फिर उसमें क्या होगा, तो कटाई ज्यादा होगी, बारिश होगा, कट जाएगा। वृक्षारोपण, अगर हम वृक्षारोपण करेंगे, जितना वृक्ष लगाएंगे वहां आसपास घास उगेगी, जब घास उगेगी उसके आसपास तो क्या होगा, उतने ही मजबूत वहां की मिट्टी होगी, उतनी ही जकड़न अच्छी होगी, तो कटाव कम होगा। इस प्रकार से कीटनाशकों का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाता, जब आपका कोई खरपतवार जैसे ज्यादा हो जाए तो वहां कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। चिप्स के पैकेट को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ये दोबारा क्वेश्चन ले लिया गया है, मैं आपको बताया था, एक चिप्स की पैकेट आप लेते हैं, देखते हैं जब चिप्स की पैकेट फूली फूली रहती है, क्यों फूली रहती है, कभी सोचा है आपने। घर वाले कहते हैं भैया इतनी बड़ी पैकेट है, इतना सा उसमें कुरकुरे है, छोटा सा, सबको यही लगता है ना छोटी छोटी कुरकुरे है, लेकिन वो बात सही है कि कहीं ना कहीं वो कंपनी वाले ये चालाकी लगाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो वो, अब जो उसके पीछे का रीजन है ये होता है कि उसमें एक गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, और वो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, उसमें जो रखा गया सामान है उसको सड़ने गलने से बचाती है। ठीक है, इसीलिए उसको फुला कर थोड़ा सा पन्नी पैकेट रखी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, फिर कंप्लीट हुआ।
अब हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब तीसरा का तो सामाजिक परिवेश। पहले तो हम लोगों ने प्राकृतिक देखा, फिर दैनिक देखा, फिर मानवीय देखा, मानव के मतलब कि शरीर के बारे में। अब समाज में क्या होता है, हमारे समाज में देश विदेश गांव एरिया उसके बारे में जानना है। तो क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कोई बता पाएगा? राष्ट्रीय पशु क्या होता है? बाघ होता है। क्या चीता होता है? नहीं भाई, चीता और शेर मत मार के आना। हाथी तो कोई नहीं मारेगा मुझे मालूम है, लेकिन शेर और चीता में लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो बाद दिमाग में बंगाल टाइगर जो होता है बाघ, वही आपका राष्ट्रीय पशु है। मैं आपको सब एक पीडीएफ दे दूंगा, जो पेड क्लास है उसमें सबका पीडीएफ में दे रहा हूं। राष्ट्रीय पशु मतलब कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्रतीक, क्या सब कुछ दे दूंगा। कब कौन सा चीज जो है वो मतलब लागू किया गया था, सब कुछ बताऊंगा मैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? अच्छा बताओ, किस त्योहार में आप लोग रंग खेलते हैं? होली। तो हर किसी को पता है रंगों का त्योहार होली। और दीपक का त्योहार दिवाली। ईद सिवैया का त्योहार ये। पोंगल कहाँ मनाया जाता है भाई? पोंगल, इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पिछली बार बताया था, पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखो कैसे किस प्रकार जो है क्वेश्चन को घुमा के बनाया जाता है। ठीक है, होली अपने यहाँ, दीपावली अपने, ईद ही अपने यहाँ मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भारत का, क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल यानी एरिया के अनुसार कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर। मैं पिछली कक्षा में आप लोगों को क्या बताया था ना कि क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से, पिछले आप प्रैक्टिस जो मॉडल पेपर मैंने करवाया है उसमें एक बार आप लोग जाइए, उसको देखिए कि कौन कौन सा मैं प्रश्न करवाया हूं कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सबसे बड़े राज्य हैं, जनसंख्या के आधार पर कौन सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य हैं, इन सबको देखिएगा। फिलहाल मैं इसमें नहीं बताऊं क्योंकि मैं उसमें अच्छे डिस्कस कर चुका हूं पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। इसमें मैं केवल प्रश्न का आपको उत्तर दे रहा हूं बस। तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर आपका राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक, ये हो गया है। बाकी मैं एक बार ऐसे मुझवानी बता दूं, वहां पूरा मैंने ग्राफ बना के बताया है। जनसंख्या के आधार सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। फिर दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरा कौन सा? बिहार है। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान है। दूसरा क्या है? एमपी है। तीसरा कौन सा? महाराष्ट्र है। ठीक, ये सब चीजें मैंने पूरा वहां पे बताया है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा वहां। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कपास। ये रहा कपास। कपास तो आप हर किसी ने देखा, कॉटन जिसे बोलते हैं। कॉटन कपड़ा पहनना हर किसी के लिए, हर कोई चाहता है यार हमको कॉटन कपड़ा मिले और कॉटन कपड़ा मैं पहनूं, काफी आरामदेह होता है। तो कह रहा कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, ये पूछ रहा है। कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी जो होती है, ये सबसे ज्यादा, ब्लैक सॉयल सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, ब्लैक सॉयल। ठीक, रेतीली मिट्टी क्या होती है? ये पानी कम सोखती, क्या होती है? पानी कम सोखती है ना। और ये सबसे ज्यादा कहां होती है? रेगिस्तान में। कहां होता है? रेगिस्तान में होता है। ठीक है, अच्छा काली मिट्टी, लाल मिट्टी क्या होती है? लाल मिट्टी जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी में लेटराइट मिट्टी जो होती है, वो क्या बोलते हैं इसमें, पोटेशियम शायद सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेटराइट मृदा जो होती है ये बहुत ज्यादा, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है इसके लिए। और लेटराइट मृदा में सबसे ज्यादा क्या होता है? जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सब चीज, कहवा हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो लेटराइट मृदा में सबसे ज्यादा उगती हैं। ये काफी गीली होती हैं, ब्लैक तरह की होती हैं ये चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा क्वेश्चन नंबर 20 ना, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली और बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल जैसे गेहूं और चना, इसको भी मैं पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को जो मॉडल पेपर में करवाया पूरा अच्छे से पूरा ग्राफ बनाया हूं। यहाँ ऐसे लिखा हूं रबी, फिर खरीफ, फिर उसके बाद जायद, ऐसे लिखा हूं पूरा जायद। फिर इधर बताया हूं कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे गेहूं चना बाजरा मैंने बताया था, खरीफ में गेहूं धान गन्ना ये सब चीजें बताया, जायद में ऐसे ककड़ी खीरा वो तो बताऊं, कब बोई जाती है, ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में कब होता है, बसंत के मौसम में,
सारी चीजें मैंने बताया है। तो यहाँ मैं जो पिछला मॉडल पेपर में कराया उसमें मैंने बताया है सब कुछ। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ, गेहूं और चना की बात कर रहा है, बोई यानी किस ऋतु में बोई जाती है। पहली चीज तो ये रबी फसल है। कौन किस तरह की फसल है? गेहूं चना को रबी फसल के अंतर्गत मैंने रखा था ना। देखिए उसमें मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं अच्छे से करवाया हूँ उस वाले मॉडल पेपर में। तो इसमें खरीफ में कौन होता है? धान होता है, और क्या होता है? गन्ना होता है। ठीक, आई बात समझ में? जायद में क्या होता है? खीरा होता है, ककड़ी होती है, सब लोग आप लोग खाए होंगे खीरा, ककड़ी। नगदी फसलें कौन सी होती हैं? ऐसी फसलें जो लाभ कमाने के लिए बोई जाती हैं उन्हें नगदी फसलें कहते हैं। जैसे क्या होता है? गन्ना हो गया। गन्ना आपका क्या है? एक प्रकार का नगदी फसल है ना। इस प्रकार से आपका ये इतना 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मॉडल सेट में। मुझे आशा है कि आप लोग ये जो मैं करवा रहा हूं मॉडल सेट, इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका 20 में से मैं कह सकता हूं 15 से 16 क्वेश्चन आपका पूरा डिक्टो मिल जाएगा, यही कहीं बाहर से नहीं आएगा। और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको मैं लिख भी दे रहा हूं। तो हर एक बात को आप अच्छे से मेंशन करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, तभी आप अच्छा एग्जाम में कर भी पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका ये जो कोर्स चल रहा है इस पे आप एनरोल होइए। आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, मैथ और ये इधर आपका ईबीएस और सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं अलग अलग पढ़ने के लिए अलग कोर्स, सब चीज वहां भी अवेलेबल है। ईवीएस, उसके बाद ये मैथ, हिंदी, फिर ग्रामर, सब कुछ अवेलेबल है वहां पर। ये 12 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इतना। बाकी कोई समस्या होती है आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करें 8005257808। इस पे आप कॉल करें, कोई समस्या होती है आप हमसे मिलिए, बताइए। ठीक, बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए दीजिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद।